स्वीडन ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। यूरोप का ये सबसे जल्दी आपको वीजा देने वाला कंट्री ये मैं बता रहा हूं, जो कि स्वीडन है। काफी टाइम से स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में वर्किंग नहीं कर रही थी, ये एम्बेसी बंद थी। हाल ही में स्वीडन ने अपने वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, सब वीजास के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। स्वीडन की एम्बेसी ने हाल ही में पाकिस्तान में वर्किंग स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर लॉन्ग स्टे, शॉर्ट स्टे, आपको हर किस्म के वीजा की सर्विसेज दी जा रही है इस टाइम के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि कुवैत ने भी पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। उसने 19 साल आपको इंतजार करवाया। 19 साल के बाद कुवैत ने वीजे ओपन किए। और स्वीडन में जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, उस दौरान पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी थी ये बंद कर दी गई थी। तो उस टाइम से लेकर अब जाके इन्होंने एम्बेसी अपनी ओपन की है, जो कि अब ये आपको टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, सब वीजास के ऊपर आपको काम करके दे रही है ये एम्बेसी। तो अभी स्वीडन की एम्बेसी को ओपन हुए लगभग कोई 2 से 3 दिन का टाइम हुआ होगा, लेकिन अब वहां पर जाकर आप लोग रश देखें, इतना रश है कि बंदा पूछे पता नहीं ये यूटिलिटी स्टोर है, इतनी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। कुवैत की एम्बेसी में आप जाके देख लें, जब बंद थी वहां पर जाले लगे हुए थे, गंद पड़ा हुआ था, सफाई करने के लिए बंदा नहीं था। अब आप जाके देखें वहां पर इतनी लंबी लाइन होती है। इन्नी स्कूल दे विच असैंबली टाइम साडी लाइन नहीं सी हुंदी जिन्नी इन्हां दी लाइन। तो बात करने का मकसद ये है कि स्वीडन की एम्बेसी जो है इस टाइम के ऊपर वर्किंग उसने स्टार्ट कर दी है। अगर तो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको अपना फैमिली वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट टाइम है। क्योंकि आगे चलते चलते फिर जैसे फिर कंपटीशन ज्यादा होता जाता है, फाइलें उनके पास ज्यादा आती जाती हैं, एम्बेसियों में रश ज्यादा होता जाता है, फिर आपके केस को देखना, उसके ऊपर डिसीजन देना, उसके ऊपर टाइम बहुत लग जाता है। पहले साउथ कोरिया जैसा कि होता था, वो 8 दिन के अंदर अपना वीजा ग्रांट करके दे देता था। अब वो 3-3 महीने के बाद भी 100% रिजेक्ट ही कर रहे हैं। तो स्वीडन का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन सा वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1 में बात करूंगा टूरिस्ट वीजा की, नंबर 2 बात करूंगा स्टडी वीजा की, नंबर 3 पे बात करेंगे हम वर्क वीजा की, कि आप लोग स्वीडन का वर्क वीजा कैसे पाकिस्तान से प्रोसेस करवा के आप लोग जा सकते हैं इजीली। सबसे पहली चीज, अगर तो आप लोग टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं स्वीडन का, नंबर 1 के ऊपर जो मेन चीज आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास कम से कम अपना 6 मंथ वैलिड अपना पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जी आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 6 मंथ वैलिड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप होनी चाहिए, आपके पास आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एफआरसी, शादीशुदा है तो एमआरसी, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद सबसे जो मेन चीज यहां पर आती है वो आती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है टूरिस्ट वीजा में, और इसमें जो है वो आपको कम से कम 4 से 5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होगी। देने को इन्होंने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आपको वीजा स्टैंप करके दे देना है। एम्बेसडर ने सिर्फ क्या चीज कंफर्म करनी होती है, उसने ये चीज देखनी होती है कि क्या ये बंदा अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर ये वापस आएगा या वहां जाके ये स्किप हो जाएगा। उनको सिर्फ यही डाउट होता है जो अंदर से खा रहा होता है। उन्होंने आपको वीजा देना ना देना, इसी एक आपके सवाल के ऊपर उन्होंने फैसला करना होता है। बाकी तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, बैंक स्टेटमेंट लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको भी पता चलता है। वो ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा हमारे कंट्री तो आ रहा है, क्या इसके पास इतने एक्सपेंस हैं, क्या ये हमारे कंट्री के अंदर 2, 4, 5, 6, 7 दिन का ट्रैवल कर सके या अपने एक्सपेंस उठा सके। जाहिर सी बात है, ये टूरिस्ट जो जाते हैं, ये कंट्री एक बिजनेस कर रहा होता है। आप किसी कंट्री में जाते हो एज अ टूरिस्ट, आप वहां पे रूम लेंगे, पैसे लगेंगे, टैक्सी लेंगे, पैसे लगेंगे, खाना खाएंगे, पैसे लगेंगे, शॉपिंग करेंगे, पैसे लगेंगे। तो उनके कंट्रीज में पैसा आ रहा है, उनकी इकोनॉमी में फायदा है, उनकी जीडीपी ऊपर जा रही है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी तरह आप इसका अगर स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर 1 जो इसमें आपकी स्टडी होनी चाहिए वो कम से कम भी 13 ईयर की आपके पास स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है वो आप ऑनलाइन चेक करें, उसके अंदर आप अपना एडमिशन करवाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आइल्स आपको लाजमी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यूरोप या शेंजन में अगर आपने स्टडी केस के लिए अप्लाई करना है ना, उसके लिए आपको आइल्स तो लाजमी है। तो उसके अंदर फिर ऐसा होगा
कि आप अपना कोई यूनिवर्सिटी आप देखेंगे या कॉलेज देखेंगे, जहां पर भी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेसर से बात करेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि अब हमारे इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में और फीसिस हैं, उसके बाद जी आप अरीफा में चल जाएं और हैं, उसके बाद लम्स में चल जाएं और हैं, उसके बाद यूएमटी में चले जाएं उसमें और है। ये स्टेटस वाइज चीजें होती हैं। आपने कितनी, आपकी जेब कितनी इजाजत देती है, आप वो अमीरों की कैटेगरी में आते हैं जहां वजीरों मशीरों के बच्चे पढ़ते हैं, या एक हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपने ये चीज देखनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो पर सेमेस्टर फीस चार्ज कर लेती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपके पास सारी की सारी आपसे सालाना फीस चार्ज कर लेती हैं, और ये आपका एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं कि आप अपना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपके पास, आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें अब क्या हल है, आप अपने सरपरस्ते आला की भी लगा सकते हैं, जिसमें आपकी वालदा है, आपका वालिद है, आपका बड़ा भाई है, ठीक है, या आप अपनी बहन की भी लगा सकते हैं, ये कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि सरपरस्ते आला। अब कुछ लोग होते हैं, अल्लाह ताला हर के माँ बाप को सलामत रखे, अब कुछ लोग होते हैं जिसके वालिद सर पे नहीं है, जिसके 100 मसले मसाइल होते हैं, उसके घर का बड़ा उसका भाई होता है, तो भाई भी बाप की जगह ही होता है बड़ा। और तीसरी लास्ट के ऊपर चीज आती है कि इसमें हमने वर्क वीजा अप्लाई करना है। जो वर्क वीजा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो है वो अपना एम्प्लॉयर फाइंड करना होगा। आपने एम्प्लॉयर फाइंड करना है। एम्प्लॉयर अब कहां पे फाइंड करना है, वो आपके पास रिक्रूटमेंट एजेंसीज का ऑप्शन मौजूद है। जो रिक्रूटमेंट होती है ये पूरा एक चेन होता है, ये 5-7 कंट्रीज के साथ मिलकर काम करती है। आप स्वीडन के कुछ होटल एंड रेस्टोरेंट जिसमें वो चेक करें जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा है वो हायर कर रहे हैं, आप उसके किसी न किसी सेक्टर में जो आपका एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक सेक्टर में जॉब फाइंड करें। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडीड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा हाई फाई होनी चाहिए, आपकी इसकी कंप्लीट एसईओ हुई होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप जो है वो अपना एम्प्लॉयर फाइंड करेंगे। एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद आपका वर्क परमिट इशू होगा, उसके बाद आप अपनी फाइल प्रोसेस करेंगे जिसमें आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, आपका वर्क परमिट है, आपका ऑफर लेटर है, उसके बाद जी आपकी एफआरसी है, शादीशुदा है तो एमआरसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर उसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अंदर फिर आप लोग अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट्स लेंगे एम्बेसी से, जो एम्बेसी आपको टाइम देगी, आप अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर आप एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी जाने के बाद आप लोग जो है वो एम्बेसडर के आगे अपनी फाइल रखेंगे, अपना केस रखेंगे, जी ये मेरे मामलात हैं, आप इनको देखें। वो उसको देखते हुए आपको फिर एक डी टाइप कैटेगरी का वीजा ग्रांट करते हैं, जिसकी फीस जो होती है 185 यूरो, जो कि आपने एम्बेसी में पे करनी होती है। अब उसमें एम्बेसडर आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन करता है, 2-4, वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप स्वीडन में किस काम पे जा रहे हैं। आप बताएंगे मैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड जा रहा हूँ या मैं फलां जा रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपकी कंपनी कहाँ पे वाक़या है, आपकी सैलरी कितनी है, और इसमें अकोमोडेशन मिली है, फूड मिला है, ये सारा कुछ वो आपसे कंफर्म करेगा। तो उसके बाद, क्योंकि ये इन चीज़ों का सारा आपके ऑफर लेटर या आपके वर्क परमिट के ऊपर सारी डिटेल होती है, तो आप उसको बताएंगे, वो आपसे सेटिस्फाइड होगा तो आपको वो वहीं पर वीज़ा ग्रांट कर देगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप चाहते हैं कि मैं उर्दू में इंटरव्यू दूं, तो आप उनको बताएं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। यार आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वहीं पे आपका सारा काम खराब हो जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। तो इंग्लिश आपको अगर नहीं आती तो आप लोग उनसे बोलें, वो आपको ट्रांसलेटर दे देते हैं वहां पे। ये कोई बड़ी मसले की बात है, उनको भी पता है कि भाई ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ की मादरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, कुछ पंजाबी है, कुछ है तो कुछ है, यहाँ पे इंग्लिश इतनी बोली नहीं जाती। तो ये इसका तरीकेकार है, ये इसका प्रोसेस है सारा। आप इसके ऊपर जो है वो अपना देख लें। अब आपके वीजे का स्टेटस क्या है, आप लोग कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें जाके अप्लाई करें। तो अगर आपको इसके वर्क वीजे के लिए कोई आपको जॉब चाहिए या आपको कोई यूरोपास में एटीएस अप्रूव सीवी कवर लेटर चाहिए, उसमें आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। वहां पर हमारी टीम आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देगी, तो इंशाल्लाह उसमें आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।